हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका 16 जुलाई की करंट अफेयर्स में। डेली करंट अफेयर्स साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पूरे के पूरे कंप्लीट फैक्ट्स के साथ में मैं ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें कि मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो सभी विद्यार्थी जो कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट सीरीज चालू कर दी है, जिसमें कि टॉप 500 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। कांस्टेबल भर्ती मध्य प्रदेश की जो 2023 की है, 12 अगस्त से जिसके पेपर हैं, उन सभी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू हो चुकी है। तो सभी विद्यार्थी उनको भी देखना चालू करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे कि आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। पूरे 500 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इस एग्जाम में भी वो पूछे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान के वो 40 नंबर का पेपर जो कि इसमें मैं कवर कर रहा हूँ, वो 40 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। आप लगातार इन वीडियो को देखेंगे और इनका रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली विल गेट मैक्सिमम नंबर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो आप बिल्कुल देखना ना भूलें। लिंक डाल दिया जाएगा इसमें, आप इससे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आज का करंट अफेयर्स जिसको कि आप बिल्कुल देखना ना भूलें, लगातार देखते रहिए, जिससे कि आप रेगुलर करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट करेंगे। और एक टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर पूरा फैक्ट्स के साथ बताता हूं। तो एक एक टॉपिक लगातार हर रोज मैं लेके आता हूं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर पॉलिटी का हो। तो सभी टॉपिक्स एक एक करके मैं साथ में ला रहा हूं, जिसपे कि आपका रिवीजन यहां पर लगातार चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो है वायसराय। वायसराय और उससे संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हैं उस पर हम यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो टॉपिक है वो लेंगे। यानी कि जो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल था, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जो रहा, उस समय जो वायसराय रहे, वो वायसराय के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी भारत की आज़ादी के समय में, और उनके समय के जो प्रमुख आंदोलन हुए वो कौन कौन से हुए, ये यहाँ पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। साथ ही साथ आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोड है, कठिनाइयाँ हट करने के लिए होती हैं, कठिनाइयाँ हट करने के लिए होती हैं, हतोत्साहित करने के लिए नहीं। मतलब अगर आपको कठिनाइयाँ मिल रही हैं, जीवन में आपकी कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो वो एक हट करने के लिए कि हम इस कठिनाई से पीछे नहीं हटेंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे। उससे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। संघर्ष से ही मानव की भावना मजबूत होती है। यानी कि आप संघर्ष करेंगे और संघर्ष में आपको जो जो कठिनाइयाँ आएंगी उस कठिनाइयों को आगे पाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे उस कठिनाइयों को पार निकल के, तभी आप मजबूत बनेंगे और आपके जीवन में जो अचीवमेंट आएगा वो उस कठिनाइयों के बाद में जो मिलेगा वो ही मिलेगा। तो उससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है और मेहनत करते रहना है। उस मेहनत का परिणाम आपको बिल्कुल अवश्य मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है उसको, वायसराय और उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। वायसराय के बारे में बात कर लें तो उससे पहले अपन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के बारे में चर्चा जरूर कर लेते हैं। वायसराय से पहले गवर्नर जनरल रहे, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी का जो युद्ध हुआ, उसके बाद में जो घटना घटी उसमें यहाँ पर गवर्नर के बाद में गवर्नर जनरल की यहाँ पर नियुक्ति होती है। अगर गवर्नर की बात करें तो 1757 के बाद में जब 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद में जब 1765 की जो संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जो कि लॉर्ड क्लाइव के साथ में होती है, तो उस समय लॉर्ड क्लाइव को 1765 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। फिर गवर्नर के बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस समय अमेंडमेंट होता है। लॉर्ड क्लाइव के जाने के बाद में वॉरेन हेस्टिंग के समय में यहाँ पर भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का नहीं बंगाल का यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जिसके अंडर में दो प्रेसिडेंसी होती हैं, जो कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी उसके अंडर में रहती हैं, उसको रिपोर्ट करती हैं। तो उस समय मद्रास को ही मेन जो बिजनेस पॉइंट है वो व्यापारिक क्षेत्र था, और वहीं से उसी को मेन एरिया बनाकर वहां पर गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में धीमे धीमे करके जब इसमें रिफॉर्म हुए, इसमें नए नए रेगुलेटिंग एक्ट आए, एक्ट होने के बाद में जब 1857 का विद्रोह होता है, 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर जो कंपनी लॉ था, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, वो व्यापार करते करते कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो भारत में
यहाँ पर शासन अपनाया और उसके बाद में भारत पर इनका कंट्रोल नहीं हो पाया और विद्रोह लगातार होते रहे। तो उस कारण से विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी थी, विक्टोरिया शासन यानी कि इंग्लैंड ने यहाँ पर पूरा कंट्रोल लिया था, जो 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। तो जब ये विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद में यहाँ पर वायसराय की नियुक्ति की गई, यानी कि अब कंपनी का शासन यहाँ से पूरा खत्म करते हुए ये पूरा शासन विक्टोरिया यानी कि इंग्लैंड के अधीन आ गया, इंग्लैंड की शासन के अधीन आ गया और वहां का राज्य यहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये वायसराय जो था, जो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर वहां का प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त किया जाता था, वो प्रतिनिधि जो कि इंग्लैंड को रिपोर्ट करता था। तो यहाँ पर इंग्लैंड की जो गवर्न बॉडी थी यानी कि सरकार थी, वो सरकार यहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए यहाँ पर 1858 का ये जो अधिनियम था, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वो यहाँ पर लागू किया गया था। तो लॉर्ड किनिंग के समय में ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये लॉर्ड किनिंग के समय में ही यहाँ पर वायसराय की नियुक्ति होती है। लॉर्ड किनिंग जो कि अंतिम यानी कि लास्ट क्या था ये, अगर बात की जाए तो लास्ट गवर्नर जनरल था ये, और लास्ट गवर्नर जनरल के बाद में पहला वायसराय यही बनता है। 1856 में अगर बात की जाए तो ये 1856 में गवर्नर जनरल बन के आता है और उसके बाद में ये 1858 तक जब विद्रोह को यहां पर दमन कर लिया जाता है, विद्रोह का अंकुश लगा दिया जाता है, खत्म किया जाता है। 1858 में जाकर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसको बोलते हैं विक्टोरिया अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1858 में यहां पर जो एक्ट आता है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट आया और इस एक्ट से यहां पर ये अधिनियम बना के यहां पर वायसराय जो कि इंग्लैंड का प्रतिनिधि होगा वो यहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये एक्ट आकर यहां पर विक्टोरिया शासन यहां पर लगता है, इसको कि विक्टोरिया शासन भी बोलते हैं। तो इसी समय यहां पर किनिंग जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, उसकी पद बदलकर यहां पर इसको उसी गवर्नर को यहां पर गवर्नर की को चेंज नहीं करता है, गवर्नर वही होता है जो कि वायसराय बन जाता है, जो कि किनिंग आखिरी गवर्नर और पहला वायसराय यहां पर नियुक्त होता है 1858 तक। तो ये 1858 में यहां पर वायसराय बनता है, वायसराय जो कि 1858 में बनता है और ये 62 तक यहां पर वायसराय रहता है। तो इसके बीच में जो उसने कार्य किए थे उन कार्य को भी आपको याद कर लेना है जो इसके वर्किंग पीरियड में हुए। तो इसका जो वर्किंग पीरियड में बात की जाए तो 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, जो कि उस समय हुई थी जब ये गवर्नर था, ठीक है ना, जो लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बता दिया है। तो 1857 में यहां पर कोलकाता, मद्रास, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास, और उसके साथ में यहां पर बॉम्बे, ये 3 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का यहां पर गठन होता है। ये 3 यूनिवर्सिटी यहां पर स्थापित की जाती है जो कि किनिंग के समय में होती है, लॉर्ड कैनिंग के समय। और साथ ही साथ में यहां पर भारतीय परिषद अधिनियम जो कि इसी के शासनकाल में होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इधर ही लिखता हूं यहां पर, ठीक है। तो इसके टाइम में 1861 में यहां पर, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है 1861 में। तो ये लॉर्ड किनिंग के समय की सारी घटनाएं जिनको कि आपको याद कर लेना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो गवर्नर जनरल मतलब अगला जो वायसराय था, क्योंकि वायसराय यहाँ पर बन जाता है तो वायसराय की जो प्रमुख घटना है वही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगला जो वायसराय बन के आता है जो कि 1864 में, 62 तक वो रहता है, 62 या 64 तक, सॉरी 64 तक रहता है वो। अगर बात की जाए तो 62 या 64, ठीक है ना, 64 तक माना गया है यहाँ पर। तो इसको अपन अमेंडमेंट कर लेते हैं, 1864 तक किनिंग यहाँ पर रहता है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। देन उसके बाद में लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ठीक है ना, कौन था, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, और इसका कार्यकाल 1864 से लेके 1869 तक, ठीक है, 1864 से लेके 1869 तक जॉन लॉरेंस यहाँ पर
वायसराय बनकर आता है। और जॉर्ज लॉरेंस के समय में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको नोट कर लीजिएगा। इसके समय में होता है भूटान का युद्ध। भूटान जो वॉर होती है वो होती है जो कि 1865 में होती है। भूटान के साथ में युद्ध होता है और साथ ही साथ में यहाँ पर कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। उन तीनों जगह पर यहाँ पे की यूनिवर्सिटी किंग के समय में लगाई गई थी, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। यहाँ पर कोर्ट, हाई कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ पर? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए जाते हैं। यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाते हैं जो कि कब होते हैं? 1865 में। तो इसके टेन्योर में ये दो प्रमुख घटनाएं हैं जो कि आपको याद कर लेना है। सबसे पहला भूटान युद्ध होता है 1865 में, और 1865 में बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में हाई कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना होती है। उच्च न्यायालय की यहाँ पर स्थापना की जाती है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में। जॉन लॉरेंस के बाद में फिर जो आता है वो आता है लॉर्ड लिटिन। ठीक है ना, इसके बीच के जो थे वो भी आपको याद करना है। तो 69 के बाद में हाँ एक और है जिसको कि आपको याद कर लेना है, उसका यहाँ पर शायद ब्यौरा नहीं दिया है, उसको भी याद कीजिएगा। लॉर्ड मेयो आता है यहाँ पर। लॉर्ड मेयो जो कि 1869 से लेकर 72 तक रहता है, 73 तक रहता है ये, जिसके समय में पहली बार 1871 में, ठीक है ना, इसको भी याद कर लीजिएगा। 1871 में, सॉरी लाइन आ रही है, 1871 में पहली बार जनगणना होती है। ठीक है ना, भारतीय जनगणना, ठीक है ना, सेंसस यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है जो कि सक्सेस नहीं हो पाता है। जनगणना होती है ये जो सक्सेस नहीं होता है, जो कि लॉर्ड मेयो के समय में ही होता है। लॉर्ड मेयो जो कि एक पहला और आखिरी वायसराय था जिसकी कि यहाँ पर हत्या की जाती है। लॉर्ड मेयो कहाँ पर यह हत्या होती है? अपना जहाँ पर काले पानी की सजा होती है निकोबार में, अंडमान निकोबार, वहाँ पर ये विजिट करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर एक पठान जो क्रांतिकारी होता है वो कटार इसके पेट में घोंप कर इसकी हत्या कर देता है, तो इसकी मृत्यु वहाँ पर होती है। ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो जो कि 1971 के बाद में 1871 से लेकर 1873 के बीच में ही इसका विजिट होता है और उस समय इसकी हत्या वहाँ पर कर दी जाती है, जो कि एक ऐसा वायसराय था जिसकी एक अकेले ही है जिसकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, वहाँ से ये मृत ही वापस लौटता है, वहाँ से बच नहीं पाता है। तो ये था लॉर्ड मेयो के बारे में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि 1869 से लेके 1873 तक इसका कार्यकाल रहता है। देन उसके बाद में बीच में एक और कार्यकारी यहाँ पर वायसराय आता है जिसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर नहीं बनते हैं। फिर लॉर्ड लिटिन का समय आता है। लॉर्ड लिटिन, इसके बारे में याद कर लेना। लॉर्ड लिटिन जो कि 1876 से लेकर 1880 तक, 1880 तक ये वायसराय बनकर भारत में आता है। और इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाती हैं, बिल्कुल एक एक करके मैं यहाँ पर नोट कराऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। वारना कूलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना, कौन सा, क्या नाम है इसका? वारना कूलर प्रेस एक्ट 1878 में ये आता है। वारना कूलर प्रेस एक्ट वो होता है, इसमें जो भारत में जितने भी प्रेस थे, ठीक है ना, जो यहाँ पर न्यूज प्रिंट करते थे, न्यूज मैगजीन प्रिंट करते थे या न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे, उन सभी पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस वारना कूलर प्रेस एक्ट के तहत। तो यहाँ पर भारत की जितनी भी जो समाचार पत्र की एजेंसियां थी उन पर प्रतिबंध लगाने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड लिटिन पर जाता है। लॉर्ड लिटिन के समय पर यहाँ पर ये एक्ट आया था जिससे कि जितने भी जो न्यूज थी, जिससे कि भारत में यहाँ पर जो खबरें छपती थी जो कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ करती थी, अंग्रेजी शासन जो कि भारत के लोगों को यहाँ पर सचेत करती थी, उनको जगाने का काम कर रही थी, इस कारण से लॉर्ड लिटिन ने यहाँ पर जो प्रेस एक्ट अधिनियम था, वारना कूलर प्रेस एक्ट जो था वो लगाकर यहाँ पर जितने भी जो प्रेस थे, समाचार पत्र की एजेंसियां थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और वो सारे प्रेस यहाँ पर बंद करवा दिए गए थे। तो याद रखिएगा, वारना कूलर प्रेस एक्ट 1878 में ये आया था। और इसी ने एक एक्ट और लेके आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं
वेपन एक्ट्स, ठीक है ना, शस्त्र अधिनियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जिसमें कि जो वेपन्स थे, वेपन्स एक्ट बोलते हैं, वेपन्स एक्ट 1878 में, जिसमें कि वेपन्स एक्ट या फिर इसको आर्म एक्ट भी बोलते हैं, सॉरी आर्म एक्ट बोल सकते हैं इसको, आर्म एक्ट 1878, ठीक है ना, ये दोनों नाम से आप याद कर लीजिएगा। आर्म एक्ट 1878 आया था, जिसमें कि जो भारत के वासी हैं उनको यहाँ पर जो शस्त्र है वो शस्त्र को यहाँ पर वो नहीं रख सकते हैं, उनको शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था इस आर्म एक्ट में। सिर्फ जो यहाँ पर रहने वाले जो अंग्रेज थे उनको यहाँ पर शस्त्र रखने का अधिकार था, वेपन्स रखने का अधिकार था, आर्म्स रखने का अधिकार था। उसके लिए ये लाइसेंस अधिनियम लाया गया था जो कि 1878 में था, ठीक है ना। तो आर्म्स एक्ट भी लॉर्ड लिटिन के समय में आया था। और इसके समय में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था, वो हुआ था सेकेंड अफगान वॉर हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि 1878 से लेके 80 तक चली थी। सेकेंड अफगान वॉर हुई थी, ये भी याद रखिएगा, जो कि लॉर्ड लिटिन के समय में थी। और साथ में यहां पर जो अगला पॉइंट है वो भी याद कर लीजिएगा, जो कि है 1878 में भारत में जो विक्टोरिया शासन लगा था। तो विक्टोरिया शासन यानी कि उस समय रानी विक्टोरिया भारत की रानी कहलाती थी, और रानी कहलाने के बाद में लॉर्ड लिटिन ने रानी विक्टोरिया को यहां पर केसर ए हिंद, हिंदी में लिखूंगा मैं, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है ना, यानी कि भारत की सम्राज्ञी, ये भी बोल सकते हैं, भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी विक्टोरिया ने यहां पर, जो कि लॉर्ड लिटिन के समय में की थी। केसर ए हिंद या फिर भारत की सम्राज्ञी के नाम से भी इसको यहाँ जाना जाता है, जो उपाधि यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया ने धारण की थी, ठीक है ना। तो ये लॉर्ड लिटिन के समय की प्रमुख जो घटनाएं हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला जो आता है इसके बाद में वो उसका टेन्योर आता है लॉर्ड रिपिन का। लॉर्ड रिपिन जिसको कि स्थानीय शासन का जनक, ठीक है ना, स्थानीय जो स्वशासन है, ठीक है ना, उसका इसको जनक कहा जाता है। और इसके समय में भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्क हुए थे, भारत की जनता को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला था। लिटिन ने जिस जिस एक्ट पर यहाँ पर रोक लगाई थी, ठीक है ना, उन सभी एक्ट में से कुछ एक्ट को यहाँ पर रिपिन ने निरस्त कर दिया था। रिपिन ने यहाँ पर उसको न्यूट्रल कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसमें कि प्रेस पर, ठीक है ना, समाचार पत्र की एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया था, वो जो प्रेस एक्ट है वो प्रेस एक्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना, निरस्त कर दिया गया था। यहाँ पर क्या किया गया था? निरस्त कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। और ये हुआ था 1882 में, इसको नोट कर लीजिएगा। 1882 में ये निरस्त हुआ था। देन उसके बाद में यहाँ पर पहला यहाँ पर कारखाना अधिनियम, ठीक है ना, कारखाना, ये भी याद करिएगा, कारखाना जो एक्ट है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट, इसको भी याद कर लीजिएगा। 1881 में आया था ये। और उसके बाद में यहाँ पर भारत के आंतरिक क्षेत्र गांव-गांव तक यहाँ पर एक स्थानीय स्वशासन लगाया गया था, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी और उसका संकल्प लिया गया था। इसीलिए लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वहाँ पे कि गांव में भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रखा गया था, जो कि 1882 में यहाँ पर स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, ठीक है। और अगला पॉइंट एक और नोट कीजिएगा, इसी के समय में एक विवाद हुआ था जिसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल। क्या बोलते हैं यहाँ पर? इल्बर्ट बिल आया था यहाँ पर। इल्बर्ट बिल का यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था, विवाद हुआ था। और इस विवाद में जो भारतीय वो थे जज, भारतीय जो जज बनकर आए थे, उनको ये अधिकार दिया गया था इल्बर्ट के द्वारा, जो कि इल्बर्ट इन्हीं के शासन में एक विधायक था, जो कि इंग्लैंड की सरकार का था। तो उसने यहाँ सदस्य था, उस सदस्य ने यहाँ पर सुझाव दिया था कि भारतीय जो जज थे वो यूरोप के जो अंग्रेज हैं उनका भी यहाँ पर निर्णय दे सकेंगे और वो इनको सजा देने के हकदार होंगे। ये था इस इल्बर्ट बिल में। तो ये इल्बर्ट बिल इस समय आया था लॉर्ड रिपिन के समय में। लॉर्ड रिपिन के समय में आया था इल्बर्ट बिल, और इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। जो यूरोप के अंग्रेज थे यूरोपी,
उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध किया इसका कि ये संभव नहीं है कि एक भारतीय जो जज हैं वो इसका विरोध करें, इसका जज दें और इसका जजमेंट दें और हम पर यहाँ पर सजा वो लोग दें। तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। उस विरोध के बाद में इसको वापस लिया गया था, इसको वापस ले लिया गया था जो कि 84 में, ठीक है ना, 1884 में इसको रिटर्न ले लिया गया था। और रिटर्न लेने के बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होने के बाद में फिर लेके आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक टीम बनाई गई थी, उस टीम में 2 अंग्रेज हुआ करते थे और एक जो हिंदुस्तानी जज हुआ करता था वो इसमें शामिल होता था। अकेले भारतीयों को यहाँ पर नहीं रखा गया था कि सिर्फ भारतीय यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर निर्णय ले सकें। यहाँ पर 3 जजों की बेंच बनाई गई थी, उसमें 2 जज अंग्रेज की हुआ करते थे और एक भारतीय जज यहाँ पर शामिल होता था। तो इस तरीके से यहाँ पर सुधार करके फिर दोबारा लाया गया था। तो ये विवाद पैदा हुआ था जो कि 1883 के आसपास यहाँ पर हुआ था, 82 नहीं 83 मान सकते, हाँ 1883 में हुई थी और 1883 से लेकर 1884 तक हुआ था ये। और 1884 में दोबारा से यहाँ पर इस तरीके से सुधार होकर ये आया था। और इसी के समय में एक और पॉइंट हुआ था, उसको भी नोट कर लीजिएगा, जो कि है यहाँ पर हंटर आयोग। हंटर आयोग आया था, हंटर कमीशन आया था जो कि 1882 में आया था। और ये हंटर कमीशन किसके लिए आया था? एजुकेशन के लिए, शिक्षा पॉलिसी के लिए। शिक्षा पॉलिसी यानी कि जो प्राइमरी की शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर फोकस करने के लिए यहाँ पर ये आयोग बनाया गया था। ये आयोग का गठन रिपन के समय में किया गया था। तो ये पॉइंट्स थे रिपन के समय में। अब चलते हैं, अगला जो वायसराय आता है वो आता है डफरिन। डफरिन के समय में बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जो कि 1884 में वायसराय बनता है और 1888 तक 1880 तक ये वायसराय बनकर भारत में रहता है। और इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस है, कांग्रेस याद रखिएगा, कांग्रेस का गठन होता है यहाँ पर, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के समय में। और ये स्थापना का के समय में जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन होते हैं? इसकी पहली जो मीटिंग होती है वो पूना में आयोजित करनी होती है, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है और बॉम्बे में जाकर एक संस्कृत जो विश्व महाविद्यालय है वहाँ पर जाकर इसका आयोजन होता है, जिसमें कि टोटल 72 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना। और अध्यक्षता करने के बाद में इसको गठित किया जाता है। और इसका जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको नाम को अगर रिकमेंड किया था तो वो किया था भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने इसको सुझाव दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। तो उनके सुझाव पर ये नाम यहाँ पर दिया गया था। तो ये नाम भी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम रखा गया था, ठीक है। चलिए याद करिए, एओ ह्यूम जिसने कि यहाँ पर इसका सजेशन दिया था, जो कि अंग्रेज था, उसके सजेशन पे जो कि इसका सचिव रहता है, सचिव रहते हुए यहाँ पर इस कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर की जाती है। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके समय में एक घटना और घटी थी, ये एक घटना हो गई, एक घटना और होती है यहाँ पर बर्मा के साथ में यहाँ पर थर्ड वॉर होती है। तीसरी वॉर बर्मा के साथ में होती है जो कि 1885 से लेके 1886 तक ये चलती है। थर्ड वॉर बर्मा के साथ में होती है। तो बर्मा के साथ में 3 वॉर होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये थर्ड वॉर डफरिन के समय में यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला जो आता है इसके बाद में 1888 से लेकर लॉर्ड लैंसडाउन जो कि 1888 से लेकर 1894 तक ये भारत का वायसराय रहता है। और इसके समय में दोबारा से फैक्ट्री अधिनियम यहाँ पर एक और आता है, फैक्ट्री एक्ट लागू किया जाता है जो कि 1891 का 1891 का फैक्ट्री एक्ट होता है। और उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट में फिर से रिफॉर्म किया जाता है, क्योंकि पहले आ चुका है ये इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें फिर से सुधार होता है। इसमें सुधार करके, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें जो परिवर्तन लाने होते थे उसके बाद में इसमें एक्ट में दोबारा से इसको लाया जाता था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था यहाँ पर। इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पर, ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो कि भारत का ही पहले हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान को यहाँ से अलग किया गया था और उसके लिए एक आयोग बनाया गया था, डूरंड कमीशन। नोट कर लीजिएगा, डूरंड कमीशन जो कि लॉर्ड लैंसडाउन की समय में हुई थी, ठीक है ना। इसको स्टेब्लिश किया गया था डूरंड कमीशन को, और ये 1800
1993 में डूरंड कमीशन बना और उससे भारत से अफगानिस्तान को यहाँ से अलग कर दिया गया था। तो उसी को डूरंड लाइन बोला जाता है, जो कि भारत और का उस समय का जो भारत की सीमा थी, जो कि इस समय पाकिस्तान की सीमा से लगता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बीच की सीमा है उसको डूरंड लाइन बोला जाता है। 1893 में डूरंड आयोग की स्थापना करने के बाद में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला जो आया है इसके बाद में 1894 के बाद में 1800 बीच में जो एक और है, जो कि एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में था। ठीक है ना, तो उसको नहीं बोलते हैं। फिर इसके बाद में लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, जो कि 1899 से लेके 1905 तक, नोट कर लीजिएगा, 1899 से लेके 1905 तक ये वायसराय बनकर भारत में रहता है, जो कि इससे पहले यहाँ पर कार्य कर चुका था। ठीक है ना, ऑफिशियली यहाँ पर काम कर चुका था, यानी कि काफी ज्यादा अनुभव, भारत की जो संस्कृति थी, भारत में काम करने का जो तरीका था, उसको यहाँ पर काफी ज्यादा इसने प्राप्त कर लिया था, काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस हो गया था। तो लॉर्ड कर्जन को यहाँ पर जब वायसराय बनाकर भेजा जाता है, तो इसने कुछ कार्य ऐसे किए थे जो कि बहुत ही ज्यादा भारत में दुखदाई हो गए थे। ठीक है ना, लेकिन साथ ही साथ में कुछ कार्य ऐसे भी हुए थे जिसमें कि काफी ज्यादा फायदा भी मिला था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब ये वायसराय बनकर आया तो 1902 में, ठीक है ना, 1902 की घटना है, जिस समय यहाँ पर पुलिस आयोग, पुलिस कमीशन ये बनाता है, उसकी नियुक्ति करता है 1902 में। उसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ पर यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना होती है इसके समय में। यूनिवर्सिटी तो पहले ही हो गई थी, किनिंग के समय में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी कमीशन नहीं बना था, तो यूनिवर्सिटी कमीशन यहाँ पर बनाया गया था, जिसमें कि यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म करने के लिए इस कमीशन की जरूरत पड़ी थी। ये भी 1902 में बना था लॉर्ड कर्जन के समय। तीसरी इंपॉर्टेंट घटना थी यहाँ पर, जो कि थी यहाँ पर बंगाल विभाजन। ठीक है ना, जो बंगाल का सेपरेशन हुआ था, वो बहुत ही बड़ा वो था। बंगाल का जो सेपरेशन था, ये सेपरेशन की घटना प्रमुख थी, जो कि 1905 में इसके द्वारा की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये तीन प्रमुख घटनाएं इनको आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला जो पॉइंट है वो लॉर्ड कर्जन जब जाता है, लॉर्ड कर्जन को जाने के बाद में फिर जो आता है वो लॉर्ड द मिंटो सेकेंड। ठीक है ना, ये मिंटो सेकेंड के समय जो जिसका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 तक रहता है, ये मिंटो आता है। और मिंटो के समय में यहाँ पर क्योंकि बंगाल विभाजन हो गया था, बंगाल विभाजन से जो यहाँ पर आक्रोश भारत की जनता में था, जो पूरा बंगाल था, अगर बंगाल की बात किया है तो उस समय बंगाल का जो हिस्सा था उसमें बिहार भी शामिल था, और बिहार के साथ में उड़ीसा का भी क्षेत्र इसमें पूरा आता था। तो उड़ीसा, वर्तमान बंगाल, जिसमें कि बांग्लादेश भी था उस समय का, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र, इतना ये पूरा बड़ा क्षेत्र जो था ये एक बंगाल का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में काफी ज्यादा, क्योंकि एक्टिव क्षेत्र था वो, वहीं से पूरा व्यापार होता था, तो सबसे अधिक अगर जनसंख्या कहीं पे थी जिसमें कि मुस्लिम आबादी भी थी और हिंदू आबादी भी थी। तो इस कारण से यहाँ पर इसका बंगाल का विभाजन कर्जन ने अलग तरीके से किया था कि मुस्लिम बाहुल को अलग करते हुए मुस्लिम का विभाजन किया था, और यहीं से हिंदू और मुस्लिम में फूट का बीज बोया था कर्जन के समय में। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी जो आंदोलन था, ये आंदोलन की शुरुआत की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1905 में। 1905 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि एक यहाँ पर जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त होती है और उनको बर्खास्त किया जाता है, वही थे जिनको कि बर्खास्त किया गया था 1885 के आसपास की बात है। देन उसके बाद में ये स्वयं अपना खुद की एक आंदोलन की एक टीम गठित करते हैं। उसके बाद में ये कांग्रेस में शामिल होते हैं, और इन्होंने ही शुरुआत की थी स्वदेशी आंदोलन की 1905 में, जो कि प्रमुख रूप से इनका ही नाम लिया जाता है। और ये स्वदेशी आंदोलन जब तक चलता है जब तक कि बंगाल विभाजन को वापस नहीं लिया जाता है, और धीमे धीमे करके ये पूरे भारतवर्ष में विरोध इसका हो जाता है। और इस विरोध का जो साथ देती है वो साथ कौन देती है,
कांग्रेस भी इसका साथ देती है और कांग्रेस ने भी इसका सपोर्ट किया था। जब 1905 में ही जब सूरत में अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का साथ देने के लिए यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है। तो सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का था, उसमें यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पर इसका सपोर्ट किया था और उसके बाद में 1905 में पूरे भारत में ये फैल जाता है। और इसके समय में एक घटना और होती है, वो होती है यहाँ पर 1907 का जो कांग्रेस, जो कि लॉर्ड मिंटो के समय में होता है, ये सूरत अधिवेशन होता है। सूरत का जो अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन कांग्रेस के लिए विभाजन का कारण बनता है और इस समय कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल में, ठीक है ना, जो कि लॉर्ड मिंटो के समय की बात है। और इसके समय में एक घटना और होती है, क्योंकि मुस्लिम फूट डली जाती है 1905 में, विभाजन जब हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है मुस्लिम की को पूरी तरीके से यहाँ पर दो कम्युनिटी का बीज अंग्रेज बो देते हैं, फूट डाल देते हैं। तो इस समय मुस्लिम अपने लिए एक अलग से एक पार्टी का यहाँ पर बनाते हैं, एक अलग से मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, जो कि मिंटो के समय ही होती है। और इसके समय में एक पॉइंट और आता है, वो आता है यहाँ पर मिंटो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं इसको, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जो कि 1909 में आता है। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें कि अलग से यहाँ पर जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, जिसको बोलते हैं कम्युनल रिफॉर्म बोलते हैं इसको, कम्युनल रिफॉर्म किया जाता है यहाँ पर संप्रदाय के आधार पर, जिसमें कि मुस्लिम कम्युनिटी को अलग करके वहाँ पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है और उनको एक अलग से क्षेत्र देने की बात की गई है, जिसमें कि मार्ले जो कि वाइसराय जो मिंटो हैं उनके जो सचिव रहते हैं, उनके द्वारा ये सजेशन दिया जाता है। देन उसके बाद में ये रिफॉर्म का जो नाम होता है, ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म रखा जाता है, जो कि 1909 की ये प्रमुख घटना है, जो कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, जो कि मार्ले मिंटो सेकंड के समय में आता है। अगर मार्ले मिंटो फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट जो आता है वो 1805 में आता है, मार्ले मिंटो फर्स्ट, और ये मार्ले मिंटो सेकंड है। तो दो मिंटो यहाँ पर रहे हैं, जो कि पहला वाला जो था वो गवर्नर जनरल था और दूसरा वाला वाइसराय बनकर यहाँ पर आता है। जो भी याद रखिएगा, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक ये वाइसराय रहता है, ठीक है। जो 3-4 पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। अगला जो आता है इसके बाद में फिर लॉर्ड हार्डिंग, जितने भी वाइसराय इसके समय में बहुत प्रमुख घटना है। अगर उन सभी इवेंट्स को आप कोरिलेट करके इन सभी वाइसराय को याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे याद हो जाने हैं। बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद होना है, क्योंकि अगर एक बार आपने वाइसराय और गवर्नर को याद कर लिया, उनकी घटनाओं को याद कर लिया, तो डेफिनेटली मैक्सिमम आप मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पर कवर कर सकते हैं आसानी से। बस ये है कि आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर हम लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो हार्डिंग भी यहाँ पर दो रहे हैं, एक गवर्नर जनरल रहा था और एक रहा था यहाँ पर कौन, वाइसराय। अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड हार्डिंग जो आता है वो लॉर्ड हैमरेस्ट के बाद में हार्डिंग की यहाँ पर नियुक्ति होती है और हार्डिंग के बाद में फिर डलहौजी आ जाता है। अगर हार्डिंग की बात की जाए तो हार्डिंग जो कि 1842 से लेकर 1848 का जो कार्यकाल रहता है, वो कार्यकाल जो था उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल रहता है और 48 में यहाँ पर डलहौजी आ जाता है। तो ये गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग द फर्स्ट, और ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, जो कि 1902 में, 1910, क्योंकि 1909 तक मार्ले मिंटो रहता है, मिंटो सेकंड, लेकिन ये 1910 में यहाँ पर हार्डिंग वाइसराय बन के आता है और 1916 तक, 1916 तक यही रहता है जो कि यहाँ पे वाइसराय रहता है। जो कि इसके समय में सबसे प्रमुख घटना होती है वो होती है यहाँ पर दिल्ली, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलकत्ता से यहाँ पर DELHI दिल्ली राजधानी कैपिटल बनाई जाती है। ये कैपिटल बनती है, राजधानी स्थानांतरित की जाती है, जो कि कब होती है, ये 1911 में। सेकेंड जो घटना थी इसके समय में वो थी बंगाल का जो विभाजन होता है, वो बंगाल का विभाजन यहाँ पर रद्द होता है, ठीक है ना, रद्द होता है, जो कि 1911 में ही यहाँ पर जो बंगाल का सेपरेशन होता है, सेपरेशन यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, सेपरेशन को यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया जाता है। और इसी के समय में लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो लॉर्ड पंचम था, ठीक है ना,
पंचम सेकंड, ठीक है ना। तो पंचम यहां पर जो कि इंग्लैंड का राजा था, ठीक है ना, इसको पंचम बोलते थे, लॉर्ड पंचम। पंचम के नाम से बोला जाता, या फिफ्थ बोला जाता था इसको। तो ये यहां पर भारत में विजिट करता है, जो विजिट करता है कब, 1911 में। 1911 में यहाँ पर विजिट करता है, और इसी समय, उसकी विजिट के समय ही यहाँ पर ये राजधानी है, वो राजधानी शिफ्ट होती है। उस समय भव्य स्वागत होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के समय में पहली बार यहाँ पर भारत भाग्य विधाता जो एक गीत था, वो गीत इसके वेलकमिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर लिखता है, और इसको यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर ये गाया जाता है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ही गाना था, भारत भाग्य विधाता, जो कि पंचम की स्वागत के लिए यहाँ पर ये गाना, ये जो गीत है, ये गान, जो भारत आगे जाकर यही गीत भारत का राष्ट्र गान बनता है, जो कि जन गण मन, भारत भाग्य विधाता का जो शब्द है इसी में आता है, ठीक है। जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले गाया गया था इसको। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें पहले गाया गया था। उसके बाद में 1911 में इसके विजिट के दौरान भी इसको गाया जाता है, ठीक है। और इसी के समय में हिंदू महासभा की स्थापना होती है, ये भी आप याद रखिएगा। हिंदू जो महासभा है, महासभा, ये भी स्टैब्लिश होती है, इसको मैं यहां लिखूंगा 1915 में। 1950 में हिंदू महासभा की भी स्थापना होती है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसके बाद में लॉर्ड हॉर्डिंग के बाद में जो आता है वो आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने भी मैं अभी तक बता रहा हूँ वायसराय। इनके समय की प्रमुख घटनाएं बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाती है। इसका जो कार्यकाल है 1916 से लेके 1921 तक ये वायसराय बनकर भारत में रहता है। और इसके समय की जो प्रमुख घटना है वो 1916 की घटना है, जिस समय की लखनऊ अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, वो अधिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन। और इस समय में क्या होता है, नरम दल और गरम दल, जो कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन है उस समय जो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, वो यहाँ पर फिर से एक मिल जाते हैं, जिसमें कि नरम दल की कांग्रेस और गरम दल की कांग्रेस यहाँ पर फिर से जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसको लखनऊ अधिवेशन या फिर लखनऊ वेंचर भी बोला जाता है, लखनऊ की संधि भी बोला जाता है। लखनऊ की ये संधि होती है यहाँ पर, जो कि 1916 में होती है। और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये भी दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है ना। भारत की आज़ादी में इन दोनों का फिर से दोबारा से मिलान हो जाता है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और इसमें कांग्रेस जो उस समय के का जो कम्युनल रिफॉर्म हुआ था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, जिसका कि कांग्रेस ने विरोध किया था 1909 में, उस विरोध के चलते हुए यहाँ पर दोनों में डिस्प्यूट था, उसको कांग्रेस यहाँ पर सुधार लेती है और कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती है और मुस्लिम लीग को अपने साथ में शामिल कर लेती है। इसलिए इसको, इस नाम को लखनऊ संधि या फिर कांग्रेस लीग अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, कांग्रेस लीग, कांग्रेस का नाम कांग्रेस हो गया और लीग में मुस्लिम लीग आ गया, यहाँ पर कांग्रेस लीग अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस लीग अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिल जाते हैं और साथ में गरम दल और नरम दल भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये सभी लोग एक साथ शामिल हो जाते हैं। तो जितने भी विभाजित जो समूह थे उस समय के जो ग्रुप थे, ये पूरे एक साथ भारत की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में 1916 में हुआ। देन उसके बाद में इसके समय में एक घोषणा और होती है, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो मॉन्टिग्यू, ठीक है ना। मॉन्टिग्यू जो होता, मॉन्टिग्यू के समय में एक अगस्त का अनाउंसमेंट होता है, जो कि 1917 में होता है। ये अगस्त की घोषणा कहलाती है। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि अगस्त घोषणा किसके समय में हुई थी, तो ये चैम्सफोर्ड के समय में हुई थी, जिसको मॉन्टिग्यू अनाउंसमेंट या मॉन्टिग्यू की अगस्त घोषणा भी कहा जाता है, ठीक है, ये होता है। और इसके समय में एक और रिफॉर्म हुआ था, जिसको कि बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ठीक है ना, भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 आया था। और इस एक्ट के तहत ही एक एक्ट और आया था, जिसका नाम है
रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आया था जो कि 1919 में ही यहाँ पर आया था। इस एक्ट का काफी ज्यादा विरोध हुआ था। उस विरोध में एक घटना घटी थी, ये भी आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का जो घटना घटी थी, ठीक है ना, वो हुई थी 1919 में, अप्रैल में, 13 अप्रैल को हुई थी, ठीक है ना, 1919 में ये घटना घटी थी। और अगला जो हुआ था वो इस जलियांवाला बाग के बाद में काफी ज्यादा घटनाएं जो घटी, फिर असहयोग आंदोलन इसी के समय में हुआ था, जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन, कॉपरेशन कॉरपोरेशन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, वो मैं यहां लगता हूं, क्योंकि असहयोग आंदोलन से पहले, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो ये 1920 में हुआ था, ये भी याद कीजिएगा। लेकिन इससे पहले खिलाफत आंदोलन, खिलाफत जो आंदोलन था, मूवमेंट जो था, वो मूवमेंट पहले चालू हो गया था, इससे पहले 1920 में। और इसका साथ, इसको जो शुरुआत की थी, ये अली ब्रदर्स ने इसकी शुरुआत की थी 1920 में, ठीक है ना। जो मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई बंधु थे, जो कि तुर्क में जो खलीफा था, उस खलीफा की जो जो पदवी थी वो अंग्रेजों ने वहां पर समाप्त कर दी थी। तो उसका विरोध जब तुर्क में हुआ तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी मुस्लिम समुदाय थे, उन्होंने भी यहाँ पर विरोध किया। उस विरोध का प्रतिनिधित्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों अली ब्रदर्स ने। उसका साथ गांधी जी ने दिया था, और महात्मा गांधी जी ने इसका साथ दिया। तो पूरा कांग्रेस के जितने भी लोग थे वो सब इसमें साथ आ गए थे। और इसका एक ही मतलब था गांधी जी का, कि जितने भी खिलाफत के जो मुस्लिम समुदाय हैं जो कि साथ में हैं, वो सब आगे जाकर असहयोग आंदोलन में हमारा साथ दें। और ऐसा हुआ भी था। खिलाफत मूवमेंट आगे जाकर असहयोग आंदोलन में बदल गया, और असहयोग आंदोलन में सभी मुस्लिम और हिंदू जितनी भी कम्युनिटी थी यहाँ उस समय की, उन सभी ने एक साथ में यहाँ पर साथ दिया था। तो ये जो घटना घटी थी, ये चेम्सफोर्ड के समय ही हुई थी, जो कि 1916 से लेकर 1921 में हुई थी। अगला इसके बाद में जो बनकर आता है, चेम्सफोर्ड के बाद में जो अगला आता है वो, सॉरी ये गलत आ गया है यहाँ पर, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग बनकर आता है, जो कि भारत का वायसराय बनके, इसको नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से लेके 1926 तक यहाँ पर गवर्नर, सॉरी वायसराय रहता है। तो इसके समय में जो घटना घटी थी वो असहयोग आंदोलन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा उग्र रूप ले लेता है। एक्चुअली गांधी जी क्या थे? गांधी जी थे अहिंसा, अहिंसा पर बिलीव करते थे। हिंसा उनके जीवन में महत्व बिल्कुल नहीं रखती थी। हिंसा के साथ में कोई भी कार्य नहीं करते थे, क्योंकि हिंसा से किसी भी चीज पर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो अहिंसा उनका जीवन का प्रमुख उद्देश्य, अहिंसा के साथ में वो कार्य करना चाहते थे, और जिससे कि वो भारत में आज़ादी चाहते थे। लेकिन इनके समय में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, उसके बाद में 1922 में एक घटना घटती जिसको कि बोलते हैं चोरी चोरा, जो कि लॉर्ड रीडिंग के समय में होती है। चोरी चोरा कांड हो जाता है यहाँ पर, जो घटना बोलते हैं चोरी चोरा की घटना बोलते हैं। इस घटना में जो 21 पुलिसकर्मी, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी होते हैं, एक उसमें इंस्पेक्टर होता है, और बाकी के 21 जो इनके पुलिस कर्मचारी सिपाही होते हैं, उन सभी सिपाहियों को असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो कि उस समय उग्र रूप में होते हैं, वो उन पर लाठीचार्ज होता है। उस लाठीचार्ज में वो इतने उग्र हो जाते हैं कि उस एक थाने में उन सभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको बंद कर देते हैं, और बंद करके उसको आग लगा देते हैं। तो उस समय, उस घटना में वो सभी 22 पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। उस मौत के कारण यहाँ पर जो अंग्रेजी शासन है, उनको पूरा मौका मिल जाता है कि अब इस आंदोलन को दबाया जाए। और उस तरीके से अंग्रेज यहाँ पर एक्शन लेते हैं, और बहुत बुरी तरीके से जितने भी जो असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, उन सभी को खूब ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है हर जगह, और साथ में उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, और वो इस आंदोलन को इसी के समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में वापस ले लेते हैं, और ये वापस हो जाता है। ठीक है ना। तो 1922 में ही इसको लॉर्ड चोरी चोरा कांड के बाद में वापस लिया जाता है। सॉरी, 1922 में ही वापस लिया जाता है। और वापस लेने की जो ये घटना होती है चोरी चोरा, ये 5 मार्च में होती है।
5 मार्च 1922 में ये घटना होती है। उसके बाद में 1922 में ही ये 12 मार्च, एक हफ्ते में 12 मार्च को एक हफ्ते के अंदर में ये वापस ले लिया जाता है। 1922 में इसको रिटर्न ले लिया जाता है, चोरी चोरा असहयोग आंदोलन को यहाँ से वापस गांधी जी अनाउंसमेंट कर देते हैं, मैं इसको वापस लेता हूँ, इसको खत्म कर दिया जाता है। खत्म होने के बाद में गांधी जी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में इनको जेल में डाल दिया जाता है और काफी लंबा जेल चलता है इनका। पूरी की पूरी जितने भी कांग्रेसी थे, जितने भी उस समय के जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, जो उस समय के उदारवादी नेता थे, सभी को जेल में ठूस दिया जाता है। यानी कि उस समय जितने भी जो आंदोलन चल रहे थे पूरे भारतवर्ष में पूरे की पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाते थे। इसमें कहीं ना कहीं भारत अंग्रेजों को पूरी तरीके से सफलता मिल जाती है इस कांड के बाद में। और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कि भारत से बाहर था, जो कि कांग्रेस का ही एक सदस्य था, लेकिन कांग्रेस का सदस्य भी नहीं मानते थे क्योंकि वो वकील था और वो कांग्रेस के सदस्य ना होते हुए उसका बेटा सदस्य था, वो नहीं था यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर एक अलग से मूवमेंट चालू करते हैं क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता सब जेल में रहते हैं। तो यहाँ पर ये कांग्रेसी एक जो कि जेल में रहते हैं, जिनका नाम था CR दास। CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, जो कि कब होती है? 24 मार्च 1923 में। 24 मार्च 1923 को ये स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। उसके बाद में ये पूरे भारतवर्ष का यहाँ पर दौरा करते हैं, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं और इस आंदोलन को फिर से जगाते हैं अपनी पार्टी के तहत। लेकिन उसके बाद में जब गांधी जी अस्वस्थ हो जाते हैं जेल में 1924 में, तो मार्च 1924 में ये बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद में, क्योंकि इनको 6 वर्ष की सजा होती है, लेकिन सजा पूरी नहीं होती, अस्वस्थ होने के कारण इनको बाहर रिहा कर दिया जाता है। और फिर से कांग्रेस के कुछ सदस्य बाहर आने के बाद में फिर से ये दोबारा से कांग्रेस के साथ में शामिल हो जाते हैं और स्वराज पार्टी का मर्ज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये बाद में होता है, 1927 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर स्वराज पार्टी इन्हीं के समय में 1926 में एक अधिवेशन और होता है, जो कि गांधी जी ही यहाँ पर अध्यक्ष, पहली बार मैंने कि एक ही बार गांधी जी अध्यक्ष रहे हैं, जो कि अधिवेशन होता है 1925 का, जो कि लॉर्ड रीडिंग के समय ही होता है, जो कि बेलगांव कर्नाटक में यहाँ पर ये अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस के मैक्सिमम लीडर्स जेल में रहते हैं। तो यही यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये अधिवेशन आयोजित होता है बेलगांव कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसके साथ इनकी काल में, लॉर्ड रीडिंग के काल में ही एक घटना और होती है, जो कि HRA करता है। ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये घटना घटती है और इनके प्रतिनिधित्व में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में, जो कि प्रमुख लीडर होते हैं HRA के। और इसका गठन भी 1925 में ही होता है। काकोरी जो ट्रेन डकैती होती है वो इनके घटे समय में ही होती है, जो कि 1925 में होती है, जिसको कि आज के समय में इसका नाम बदल दिया है। जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, इसको काकोरी ट्रेन डकैती के नाम ना बदल के इसको काकोरी एक्शन डे के नाम से भी इसको मनाया जाता है। तो ये घटना होती है, जो कि काकोरी गोरखपुर का ही एक क्षेत्र था, छोटा सा क्षेत्र, वहां पर ये ट्रेन को लूटते हैं। ट्रेन में उस समय अंग्रेजों का जो राजस्व है, जो कि वसूलते हैं, पूरा जो उनकी उन्होंने जो इकट्ठा किया था वो वहां से लेके जा रहे थे, तो वो पूरी की पूरी तिजोरी को यहाँ पर ट्रेन में लूटा जाता है। जिसमें का प्रमुख नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अन्य लोग भी यहाँ पर शामिल थे, जिन्होंने की HRA, ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। बाद में जाकर ये SHRA बनता है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक, HSRA बनता है, जो कि भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना, इसका नाम बदला जाता है। ठीक है ना, इतना याद जरूर रखिएगा। ये रीडिंग के समय की घटना है, जो कि मैंने आपको अभी लिखवाई। इसके बाद में फिर इरविन आता है, लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से लेके 1931 तक रहता है। इसके समय की जो घटना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल एग्जाम्स के हैं, जो कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे बता रहा हूँ। इसके समय में आता है, सबसे पहले जो प्रमुख घटना होती है वो साइमन कमीशन है, वो गठित होता है। साइमन कमीशन का गठन होता है, जो कि 1927 में गठित होता है और ये 1928 में भारत में प्रवेश करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
तो एक पॉइंट ये हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में इसी के समय में बटलर कमीशन, बटलर कमीशन का गठन होता है जो कि 1927 में होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद में एक घटना और होती है जो कि नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट यहां पर आती है, जो कि इसी के समय में, जो कि कौन देता है ये देता है नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू है वो यहाँ पर रिपोर्ट देते हैं, जिस रिपोर्ट में संविधान की बात की गई है कि भारत में संविधान यहाँ पर हो, भारत का खुद का संविधान यहाँ पर बनाया जाए, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके समय में एक घटना और होती है जो कि होती है लाहौर का अधिवेशन कांग्रेस का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। कांग्रेस का लाहौर जो अधिवेशन है, ठीक है ना, वो होता है जो कि 1929 में होता है। 1929 में दिसंबर के माह में होता है, जिसमें कि पूर्ण, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस जो मांग कर रही थी वो कर रही थी डोमिनियन स्टेटस का, यानी कि आपके ही छत्र छाया में हम अपना शासन भारत में लाएंगे, जिसमें कि भारत की जनता को हम यहाँ पर आज़ादी देंगे और वो आपके शासन में रहते हुए यहाँ पर हम पूरा गवर्न करेंगे। उसका नाम था डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, लेकिन अब डोमिनियन स्टेटस को खारिज करते हुए लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है, उसमें सीधी मांग करते हैं कि अब डोमिनियन स्टेटस ना होते हुए इसको पूर्ण स्वराज का ही हम यहाँ पर डिमांड रखते हैं, यानी कि अब हमें अंग्रेजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि आप तुरंत जल्द से जल्द भारत को आज़ाद करें और यहाँ से आप निकलें, और हम यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इसकी मांग कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की थी। और उसी समय में यहाँ पर जो 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर को यह अधिवेशन होता है और 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर तिरंगा वंदन होता है। उस तिरंगा वंदन में घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी 1931 को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, जिसको कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषणा की जाती है। और यही स्वतंत्रता दिवस आगे जाके जब भारत आजाद होता है तो 26 जनवरी को गणतंत्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यही कारण है गणतंत्र पर्व को इस तरीके से याद किया जाता है। 26 जनवरी का ही नाम, जो डेट था वो डिसाइड किया गया था कि इसी समय भारत का संविधान यहाँ पर लागू हो, तो और वो लागू हुआ था। ठीक है, तो आगे आगे 26 जनवरी जो कि गणतंत्र पर्व के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। और इसके समय में अगली जो घटना थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, जो कि थी दांडी मार्च होता है इसके समय में, जो कि होता है 1930 में। 1930 में मार्च में होता है ये, 12 मार्च से ये चालू होता है और 12 मार्च से लेकर ये 6 अप्रैल तक चलता है। और इस समय लगभग 72 प्रमुख लोग इसमें प्रतिनिधित्व होते हैं, जो कांग्रेस के, वो शामिल हो जाते हैं, जो कि गांधी जी की द्वारा 12 मार्च को ये चलता है, जो कि लगभग 240 किलोमीटर का ये सफर तय करते हैं। और यहाँ पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से विरोध होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे और यहाँ पर नमक पर कर लगा दिया था। सबसे बड़ी बात है, नमक पर कर लगा दिया था। तो नमक पे कर, जो कि एक प्रमुख पदार्थ था, खाद्य पदार्थ था, जो कि हर भारतीयों को जरूरत रहती थी, उस पर कर डबल कर दिया था। तो उसके विरोध में ये दांडी मार्च किया। और दांडी, जो कि गुजराती समुद्री तट था, वहां पर गांधी जी ने जाकर नमक का कानून तोड़ा था, जो कानून इन्होंने लगाया था। उस टैक्स को खत्म किया था उसको, और अपने हाथ में यहाँ पर 6 अप्रैल से पहले 5 अप्रैल की घटना है। 6 अप्रैल को तो यहाँ पर दूसरी घटना थी, इसको मैं वही बताऊंगा। 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर यहाँ पर अपनी मुट्ठी में नमक लेकर नमक बनाया था यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद में 6 अप्रैल को, अगला पॉइंट, 6 अप्रैल को यहाँ पर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ये भी याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, SDM के नाम से बोलते हैं, उसकी शुरुआत की थी, जिसमें कि सविनय अवज्ञा ने कि जितने भी उस समय के जो अंग्रेजी सरकार ने टैक्सेस लगाए थे, उन सभी टैक्सेस का, इवन सरकार के अधीन जो काम कर रहे थे कर्मचारी,
और भारतीय कर्मचारी उन्होंने भी यहाँ पर साथ दिया था और उन्होंने भी इस समय में नौकरी छोड़ दी थी, कईयों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ पर जितने भी कर जो किसान दे रहे थे, लगान दे रहे थे, उन लगान का भी पूरी तरीके से विरोध हो गया था। यानी कि हर तरफ से हर चीज की अवज्ञा चालू हो गई थी। सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट, यानी कि जितनी भी चीजें आप अंग्रेजों ने जो जो टैक्सेस लगाए थे और यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो सब यहाँ पर इस्तीफा देकर कांग्रेस और इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे। बहुत ही उग्र रूप ले लिया था और कहीं ना कहीं इससे अंग्रेजों को काफी ज्यादा नुकसान इससे पहुंच रहा था। इसी कारण से यहाँ पर अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा और मजबूर होकर यहाँ पर भारतीय लोगों से, भारत के लोगों से यहाँ पर बातचीत का एक रास्ता अपनाया था। और उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की थी। इन्हीं के कार्यकाल में, इसको नोट कीजिएगा, इन्हीं के कार्यकाल में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की थी। और पहला यहाँ पर गोलमेज जो सम्मेलन था, ठीक है ना, वो शुरू हुआ यहाँ पर, जो कि 1930 में ही शुरू हुआ, सितंबर के हाँ ये हुआ था सितंबर में, सितंबर या नवंबर, ऐसा कुछ डेट याद नहीं है मेरे को। 1930 में यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन, जो कि इरविन के समय में ही होता है। लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहती है, कांग्रेस यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं होती है। कांग्रेस यहाँ पर शामिल ना होने के कारण इसमें सक्सेस रेशो 0 होता है। क्योंकि उस समय का जो प्रतिनिधि था जिसने कि गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष बनता है, मैकडोनाल्ड, वो मैकडोनाल्ड ने साफ कह दिया अगर कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी तो यहाँ पर हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इरविन को यहाँ पर राय दी जाती है कि कैसे भी करके कांग्रेस को इसमें शामिल करो। और यहाँ पर जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है, वो अवज्ञा आंदोलन के बारे में यहाँ पर न्यूट्रलिटी ली जाती है। न्यूट्रलिटी के लिए यहाँ पर जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता, वो समझौता होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जो कि इरविन के समय में होता है, गांधी, ठीक है ना, इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1931 में होता है, 1931 में होता है। और ये मार्च में होता है, मार्च 1931 में ये पैक्ट होता है। और इस पैक्ट में 8 बिंदुओं पर समझौते किए जाते हैं, 4 बिंदु गांधी जी की तरफ से और 4 बिंदु इरविन की तरफ से ये पैक्ट होता है। और इसमें समझौता होने के बाद में फिर यहाँ पर 1931 में ही जो अगला गोलमेज सम्मेलन होता है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, जो कि नवंबर में आयोजित होता है, उसमें गांधी जी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि इरविन के समय में ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको दिलाया। उसके बाद में अगला जो वायसराय रहता है वो वेलिंगटन होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, वेलिंगटन, जो कि 1931 से लेके 1936 तक ये रहता है। और इसके समय में इसको बोलते हैं कम्युनल रिवॉर्ड, कम्युनल रिवॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कम्युनल रिवॉर्ड आता है 1932 में, इसको कि हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट के नाम से बोला जाता है। ये कम्युनल रिवॉर्ड जो इंग्लैंड का अध्यक्ष होता है उस समय, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय में, ये उसके बाद में जब उसमें सफलता नहीं मिलती है गांधी जी को, गांधी जी, क्योंकि इसमें क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर अपने अपने जो समाज है, अपने अपने वर्गों के लिए अलग से ही एक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। तो गांधी जी इसको ठुकरा देते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो उसको बीच से ही वापस लौट आते हैं वापस। जब वो लौट आते हैं तब जाके वो भी सफल नहीं होता है। उसके बाद में रोज मैकडोनाल्ड जो था उसके द्वारा यहाँ पर ये कम्युनल रिवॉर्ड घोषित कर दिया जाता है, जिसमें कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसके लिए अलग से ही पूरी सीट यहाँ पर अलग से ही प्रतिनिधित्व की घोषणा कर दी जाती है, जिससे कि गांधी जी यहाँ पर दुखी हो जाते हैं। जब गांधी जी दुखी होते हैं तो गांधी जी यहाँ पर गांधी जी को यहाँ पर जब वो वापस लौटते हैं, वापस लौटने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके इनको यरवड़ा जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद जब इनको मालूम पड़ता है कि कम्युनल रिवॉर्ड आ गया है, तो कम्युनल रिवॉर्ड के विरोध में यहाँ पर ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पर जो बैठने की डेट है वो भी आपको याद रखना है, 8 सितंबर 1932, ठीक है ना, ये याद रखना। इस समय ये आमरण अनशन पर बैठते हैं और उसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप ले लेते हैं
जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक कि ये जो कम्युनल रिवॉर्ड है, जो सांप्रदायिक पंचायत है, इसको वापस नहीं ले लेती है अंग्रेजी सरकार। काफ़ी ज़्यादा विरोध होने के बाद में भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर सामने आते हैं और गांधी जी के साथ में एक पैक्ट करते हैं। इस पैक्ट को भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि ये पूना की जेल थी, यरवड़ा जेल। पूना पैक्ट होता है, ये पूना पैक्ट जो होता है, ये होता है 28 सितंबर को 1932 को ये पूना पैक्ट होता है। और इस पूना पैक्ट में जो बिंदु होते हैं उनमें समझौता होता है। उसके बाद में गांधी जी यहाँ पर आमरण अनशन से यहाँ पर समाप्ति करते हैं और इस पूना पैक्ट से यहाँ पर सुधार होता है, जो कि सिर्फ दलितों के लिए यहाँ पर सुधार यहाँ पर हो जाता है और मुस्लिमों के साथ में यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। लेकिन दलितों का जो एक रिप्रेजेंटेशन था, जो कि प्रतिनिधित्व था, उसमें कहीं ना कहीं समझौता होकर यहाँ पर बात बन जाती है, जिसको कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी के समय में, वेलिंगटन के समय में, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि 1935 का भारत शासन अधिनियम बोलते हैं इसको, या फिर इसको इंडियन, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। ये एक्ट आया था 1935 का, जो कि सबसे बड़ा एक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि 261 अधिनियम बनाए गए थे। 261 यहाँ पर अधिनियम लेके आए थे और इसमें 8 अनुसूची भी रखी गई थी, ठीक है ना, 8 अनुसूची भी शामिल की गई थी और सबसे बड़ा अधिनियम के रूप में आया था। और इस अधिनियम के तहत ही यहाँ पर, ठीक है ना, जो प्रांतीय, ठीक है ना, स्टेट गवर्न पॉलिसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रांतीय, स्टेट गवर्न पॉलिसी, स्टेट गवर्न पॉलिसी आई थी। यानी कि यहाँ पर भारत के जो प्रांतीय क्षेत्र हैं उसमें यहाँ पर गवर्न करने के लिए भारत के ही लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया था। और यहाँ पर जो फर्स्ट फेज में अंग्रेज रहते थे और सेकंड फेज में जो स्टेट है वहाँ पर गवर्नमेंट भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व यहाँ पर शुरू किया गया था। तो डिफरेंट प्रांतों में यहाँ पर सरकारें बनी थी, जिसमें कि कांग्रेस मेन लीडर की बन के अलग अलग क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बना था। उसके बाद में यहाँ पे स्वराज पार्टी ने भी प्रतिनिधित्व किया था। स्वराज पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पर लीडर बनकर आए थे, जिसमें कि बंगाल के क्षेत्र में स्वराज पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा अपना वर्चस्व कायम किया था। तो अन्य बहुत सारी पार्टियां थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भी सफलता प्राप्त की थी पूर्वीय भारत में, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1935 अधिनियम के साथ में यहाँ पर प्रांतीय प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। सबसे बड़ा अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आया था। उसके बाद में लॉर्ड लिनिथगो आए। लॉर्ड लिनिथगो जो कि 1936 से लेके 1944 तक रहे और इनके समय में वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर थी, क्योंकि इसका महत्व है इसलिए इसमें ज़्यादा काउंटिंग ज़्यादा जरूरी है, जो कि भारतीय आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना। 1939 में ये वर्ल्ड वॉर हुई थी और उस वर्ल्ड वॉर में भारत की जो प्रतिनिधित्व की जो सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दिया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक कमिटमेंट किया गया था भारत की जो प्रतिनिधि थे, जो प्रांतीय प्रतिनिधि थे, उनने अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि यहाँ पर हम जब उनके बिना परमिशन के, हाँ एक बात याद रखिएगा, उनके बिना परमिशन के यहाँ पर भारत के लोगों को उनसे राय नहीं ली गई और भारत के लोगों को यहाँ पर युद्ध में, भारत के लोगों को युद्ध में, जहाँ के भारत के जो सैनिक थे अंग्रेजी सेना में जो भर्ती थे उनको युद्ध में झोंक दिया था। तो उसके विरोध में यहाँ पर कांग्रेस ने पूरे मंत्रियों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था 1939 में, ठीक है ना। ये एक बात थी। और इसके समय में एक पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट जो नोट कीजिएगा, वो था यहाँ पर मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, लाहौर जो अधिवेशन था वो इसमें था, जो कि 1940 में हुआ था, जिसमें कि अलग राज्य की मांग की गई थी, अलग से हमारे लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए जिसमें कि मुस्लिम ही लोग रहेंगे, भारत से अलग एक राज्य की मांग की गई थी। ये 1940 का मुस्लिम लीग अधिवेशन था, जो कि मार्च में आया था। उसके बाद में इसी के समय में एक और पॉइंट था, जो कि अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं इसको, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। अगस्त का ये प्रस्ताव था जो कि लिनिथगो ने लाया था और इसमें
बात की गई थी कि जो काउंसिल है, इंडियन जो काउंसिल था, ठीक है ना, उस परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। भारत के जो सदस्य हैं, भारत के जो लोग हैं, वो भी इसमें प्रतिनिधित्वता देंगे। ये अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथगो के समय में आया था। ठीक है। और अगला पॉइंट यहां पर वो था भारतीय राष्ट्रीय सेना। इसका गठन हुआ था 1941 में। ये भी याद रखिएगा, 1941 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ था। लिनिथगो के समय में ही क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन जो कि संवैधानिक सुधार, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए यहाँ पर क्रिप्स मिशन, जो कि जो क्रिप्स की अध्यक्षता में ये क्रिप्स मिशन आया था, जो कि 1942 में आया था, 1942 में। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, जो कि हुई थी 8 अगस्त 1942 को। तो ये जो सारी घटनाएं थी, ये लिनिथगो के समय में थी। और इसी के समय में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर जो सेना है, ठीक है ना, भारतीय सेना, उसका गठन भी किया था, जो कि कहाँ पर, सिंगापुर में किया था, जो कि लिनिथगो के वायसराय के समय में। भारत में नहीं हुआ था, सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। उसके बाद में उन्होंने जापान के सहयोग से पूर्वी भारत में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफलता भी की थी, जो कि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में जो अंडमान निकोबार है, जिस पर अधिकार कर लिया था जापान ने सुभाष चंद्र बोस की सेना को ये गिफ्ट कर दिया था। और वहाँ से फिर ये पूर्वी भारत की तरफ में आगे बढ़े थे। ठीक है, जो लिनिथगो के समय में ही हुआ था, क्योंकि इसी के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। अगला आ गया बेवल के समय में भी चली थी, जो कि 1944 में आया था ये, और 1947 तक ये भारत का वायसराय बनकर रहता है, जब भारत आज़ाद होता है। कुछ समय के लिए फिर माउंटबेटन आ जाता है, जो कि अपन आगे इसमें पढ़ेंगे। इन्हीं के समय में घटनाएं जो प्रमुख घटी थी वो बिल्कुल नोट कर लेते हैं। इनके समय में 1944 में सी राजगोपालाचारी जी, ठीक है ना, जो कि कांग्रेस की सदस्य रहते हैं, वो अपना एक फॉर्मूला लेके आते हैं। ठीक है ना, उनका एक फॉर्मूला जिसमें कि बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा और कैसे सरकार यहाँ पर काम करेगी अंग्रेजों के साथ में मिलकर, वो यहाँ पर आता है, जो कि 1944 में आता है। और इसी के समय में, इससे पहले, हाँ वो याद आ गया मेरे को, 1942 में वेबल एक प्लानिंग, जिसको कि वेबल योजना के नाम से जाना जाता है, वेबल का एक प्लान आया था यहाँ पर। ठीक है ना, वेबल ने एक योजना दी थी यहाँ पर, वो योजना यहाँ पर वेबल प्लान के नाम से जाना जाता है, जो कि 1942 में आता है। ठीक है ना, और इस प्लान का जो एक मीटिंग होती है, एक सम्मेलन होता है, वो शिमला में होता है। शिमला में इसका एक सम्मेलन होता है। ठीक है, और इस सम्मेलन में ही कहीं ना कहीं पूरा रिफॉर्म और भारत की आज़ादी से लेकर भारत की जो प्रतिनिधि थे उनके साथ में सम्मेलन करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की ही बात यहाँ पर होती है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो है यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि मुस्लिम लीग ने किया था पूर्वी भारत में, जो कि हुआ था ये 1946 में। 1946 की एक घटना और याद कीजिएगा, जो कि है कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और यही कैबिनेट मिशन संविधान सभा का मूल कारण बना। बाद में फिर संविधान सभा इस कैबिनेट मिशन के बाद में ही बनी। कैबिनेट मिशन तो फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद में संविधान सभा इसके द्वारा बनी गई और उसके बाद में संविधान लिखा गया था। भारत का जो संविधान आज के समय में है, वो कैबिनेट मिशन के बाद में ही बना था। कैबिनेट मिशन आया था इन्हीं के समय में। और उसके बाद में एटली की जो घोषणा थी, अनाउंसमेंट जिसको बोलते हैं, एटली की घोषणा या फिर क्लीमेंट एटली का अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट उसने किया था, और ये अनाउंसमेंट किया था 1946 में, जो कि कहा था इसने जून 1948, जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे। ये घोषणा क्लीमेंट एटली, जो कि उस समय का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उसने ये घोषणा की थी, ठीक है ना, जो कि पूरी तरीके से ये घोषणा की गई थी कि जून 1948 तक हम भारत में यहाँ पर अपनी शासन की समाप्ति कर देंगे और हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। ये घोषणा वेबल के समय में ही कर दी गई थी। अगला जो शॉर्ट पीरियड के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो आता है, वो आता है माउंटबेटन। इसको माउंटबेटन को वायसराय नहीं बोलते हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि ही बोला जाता है। कई जगह इसको वायसराय भी बोला गया है, तो अपन दोनों रूप में इसको ले सकते हैं। इसका कार्यकाल 1947 से लेकर 1948 तक होता है, और इसी के समय में भारत दो भागों में बंटता है, और इसी का एक प्लान बनता है भारत के दो भागों में बढ़ने के लिए, जिसको कि बोलते हैं 3 जून का प्लान। 3 जून प्लान के नाम से बुलाया जाता है इसको। ये प्लान आता है 3 जून 1947 को, ठीक है। और उसके बाद में, इस प्लान के बाद में ही रेड क्लिफ आयोग कमीशन का गठन होता है, जिससे कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना, उसका बंटवारा हो जाता है 1947 में। कब हो जाता है ये? 18 जुलाई 1947 को यहाँ पर इस कमीशन का रिफॉर्म करके यहाँ पर भारत की दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसको कि रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। आज के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि रेड क्लिफ जो अध्यक्ष बनते हैं वो इस रेखा को खींचते हैं, और दो भागों में भारत और पाकिस्तान, एक जो पाकिस्तान बनता है वो मुस्लिम समुदाय के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, जो कि माउंटबेटन ही ये प्लान लेके आता है, ठीक है। तो ये माउंटबेटन के समय में होता है। और फिर 15 अगस्त अगला जो था, वो था 15 अगस्त और 14 अगस्त, दो घटना होती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, और 15 अगस्त को इंडिया यहाँ पर स्वतंत्र हो जाता है, भारत की स्वतंत्रता के बाद में भी भारत का गवर्नर जनरल, ये जो थे ये ब्रिटेन के गवर्नर जनरल, वो ब्रिटेन के वायसराय थे। भारत का उस समय गवर्नर जनरल बनता है, भारत का गवर्नर जनरल बोला जाता है इसको, वायसराय नहीं बोला जाता है। यहाँ पर भारत का वायसराय भी कई जगह देखने को मिलता है, जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी, ठीक है ना, ये बनते हैं 1948 से लेकर 1950 तक, ठीक है, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जिसको कि भारत का बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के ही प्रतिनिधि होता है और भारत का ही वासी होता है ये, जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी पश्चिम बंगाल से होते हैं, और वहाँ के ये रियासत के राजा ही थे। बाद में ये कांग्रेस में शामिल होते हैं, उसके बाद में ये गवर्नर जनरल इनको नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्ति होती है इनकी, जो कि सिर्फ 1950 में स्थायी रूप से एक पद रहता है। 1950 में जब संविधान लागू हो जाता है, देन उसके बाद में इस पद की समाप्ति कर दी जाती है, ये पद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे वायसराय, जो कि मैंने आपको अभी पूरे कंप्लीट किए। अब चलते हैं अपन करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि 16 जुलाई के। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो नोट कर लीजिएगा, जो कि है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है ना। इंडियन ओवरसीज बैंक पर ये जुर्माना लगाया है, जो कि 2.2 करोड़ रुपए का ये जुर्माना अभी हाल ही में आरबीआई ने लगाया। अगला है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? नोट कर लीजिएगा इसका आंसर, मैक्स वेस्टपन, ये खिताब अभी हाल ही में अपने नाम पर किया है। अगला है, अभिनव शाह और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व जो कप है में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया है अभिनव शाह और गौतम भनोट ने, जो कि ISSF जूनियर विश्व कप है, इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया है। अगला आ गया, दुनिया में गुप्तचर प्रमुख की जो गुप्त बैठकें हाल ही में कहाँ हुई थी? जो स्पाई हैं उनके प्रमुखों की यहाँ पर बैठक अभी कंडक्ट की गई, तो ये सिंगापुर में कंडक्ट की गई थी। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य की भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? जहाँ यहाँ पे कि कार्बन बिल्कुल नहीं है, डीकार्बनाइजेशन वाला ये गांव रहेगा। तो भिवंडी, तो ये है अपना भिवंडी, कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में। विश्व बैंक, अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार किसने संभाला?
तो ये अजय बंगा जो कि भारतीय हैं, उन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष 14th प्रेसिडेंट के रूप में अभी पदभार संभाला है। अगला प्रश्न आ गया, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस को अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का के 78वें अध्यक्ष होंगे, 78th प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल फिर हाजिर होऊंगा मैं अगले नए टॉपिक, अच्छे क्वेश्चंस के साथ में और साथ में करंट अफेयर के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।